सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत मजे, ठीक चल रहा है सर? लुत्फ चल रहे हैं सर। शुरू हो गए सर वीकेंड, ये चीज़ और काम भी शुरू, अब आएंगे मजे सर। तो सर सब कुछ शुरू करने से खबरें तो हमारे पास हैं ढेर सारी। आज हमारे पास गेस्ट भी हैं बड़े ज़बरदस्त। तो उससे पहले कल 23 मार्च है, पाकिस्तान डे है, यौम पाकिस्तान। तो उसकी सेलिब्रेशंस जो हैं वो तो आपको पता ही, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस्लामाबाद की परेड होती है। उसके अलावा जो मेडल्स कन्फ़र किए जाते हैं, दीगर जो हमारे लोग हैं मुल्क के अंदर, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। और बड़ा अहम दिन है, पूरा मुल्क जो है वो लुक फॉरवर्ड करता है इस दिन को, और लोग जो हैं वो परेड ख़ास तौर पे इंजॉय करते हैं, देखते हैं। ये इस दफ़ा ये है कि मुझे पिछली दफ़ा याद है मैं था ही वहाँ पे, तो गर्मी ठीक ठाक थी। अब ज़रा मौसम थोड़ा सा मुझे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर है, तो अच्छा होएगा। और कल के दिन हम बाकायदा इसके ऊपर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल। और ये वो दिन है कि छुट्टी होती है लेकिन लोग देर तक नहीं सो पाते क्योंकि सुबह जल्दी उठ के उन्होंने सेरेमनी देखनी होती है। बाकी एक गिला मेरा रहेगा और वो ये है कि एक और साल गुजर गया और मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। सर सर भी आप बड़े हो जाए थोड़ा सा, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, हैं आप थोड़े से और। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि मेरी खिदमात जो है मुल्क और कौम की खातिर वो बहुत अजीम है। आपकी अगर नहीं मानी जाएंगी तो फिर हम क्या कर रहे हैं? सर हम किस लिए? ठीक है, ऐसा आगे चलते हैं। बिल्कुल। एक मीटिंग हुई, शिवाश्री साहब ने चेयर की इस्लामाबाद में, और SIFC जो है हमारा, उसकी इर्द गिर्द जो है गुफ्तगू आपको पता है बहुत ज़्यादा हुई है। अभी बड़े महीनों से बात हो रही है। तो उसके ऊपर एक कैचअप टाइप चीज़ उन्होंने की जिसके अंदर टोमेटो तो मरीन नवाज साहिबा भी मौजूद थी, अली मीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे। सो एक तो आप ये देखेंगे पहले जो आपने और मैंने ये इस बात का जिक्र किया था कि कोई ये ना हो ना कि वो एक दूसरे को एक्नॉलेज ही ना करें और मिले ना, ऐसे नहीं है सर। वो इस परचम के साए तले हम एक हैं। हाँ बिल्कुल। और नहीं वैसे भी गंडापुर साहब शिवाजी साहब को भी मिल लेंगे। तो इस वक्त ये सब सेट है। उसके अलावा जाहिर है हमारी आर्मी टॉप ब्रास भी मौजूद थी वहाँ पे। लेकिन एक जो चीज़ सबके जहन में थी कि यार ये केयर टेकर्स क्या कर रहे थे वहाँ पे सारे। तो वहाँ पे शमशाद साहिबा, काकड़ साहब, गौहर एजाज साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है सारे जो थे वहाँ पर थे। और उसकी क्लैरिफिकेशन भी फिर मैंने ढूंढ ढांड के निकाल ली। तो उसका क्लैरिफिकेशन ये है, अब आपने उसका जो आप समझना चाहे समझ ले, लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि वो सब केयर टेकर्स इसलिए थे क्योंकि उनका जो ये 8 महीने का या जितने भी महीने का केयर टेकर का रिकॉर्ड टाइम, जी रिकॉर्ड टाइम, रिकॉर्ड कायम करने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट थी कि जितनी देर वो रहे तो जाहिर है उनके अंडर ये सारे मामला चल रहे थे। तो वो बेसिकली वहाँ गए थे हैंडिंग ओवर करने के लिए। बाकी दीगर वो जरा जिन्होंने अब ये बटॉन जो है पकड़ के आगे रेस में दौड़ना है, वो सर सारा कुछ जबरदस्त है। उसमें जब भी कैमरा गया ना, एक दफा जो मैंने देखा है उसमें वो सोलंकी साहब पे कैमरा गया तो वो ना कुछ लिख रहे थे। मैं ना दो चीजें जानना चाहता हूँ। एक, जो हमारे ये क्रिकेट के जो कोचेज होते हैं पाकिस्तानी, ये क्या बैठ के लिख रहे होते हैं, और एक मुर्तजा सोलंकी साहब क्या बैठ के लिख रहे थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर क्रिकेट वाले तो मुझे यकीन है बैठ के जुगते लिख रहे होते कि जो आउट होएगा उसको सीधा उसको पर्ची पकड़ाएंगे कि ये जुगत तुम्हारे लिए। सर मैं इस पे ये एक और चीज़ भी सोच रहा था कि वो मेरे तो चलो खैर हैं नहीं, अल्लाह दे बच्चे, लेकिन आपके हैं, हमारे जो बच्चे हैं या होने वाले हैं सर इंशाल्लाह, वो कितने इस लिहाज से बदनसीब हैं कि आप सोचें कि आपका बच्चा अगर बड़ा हो जाएगा तो वो आपको कहेगा मैं जरा जा रहा हूँ नोट्स लेने, तो आप कहेंगे बैठ जा चुप करके, मैंने पता है तू कितने जा रहा है। सर ये नोट्स जो लेने वाली चीज़ होती है ना, और वो भी शाम 6 से 7 बजे के बीच में, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। उस दौर में कोई भी नोट्स नहीं ले रहा होता, ना लेने जा रहा होता फिजिकली, ना नोट्स ले रहा होता। और वैसे भी सर ये कोई नोट्स लेने का दौर है। सोलंकी साहब की हद तक मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ, सोलंकी साहब जो है एक मतलब जर्नलिस्ट है पुराने। तो पुराने ज़माने में जब ये आईपैड्स और आईफोन्स और आई सब कुछ नहीं होता था और टचिंग नहीं होती थी तब जो है तब वो तो होती होगी तो सर तब ना एक नोट पैड होता था छोटा, और उसके साथ एक पेंसिल होती थी बिल्कुल छोटी सी होती थी, उससे शॉर्ट हैंड चलता था। वाह, उर्दू में, अंग्रेजी में तो शॉर्ट हैंड लिखा करते थे। तो मुझे यकीन है शायद कि वो, और ये देखें ना सर कितनी ज़बरदस्त बात है कि मीटिंग चल रही है जिसकी शायद आपको एक मिनट्स भी मिल सकते हैं, जिसकी आपको शायद बाकी चीज़ें, लेकिन वो आदत से मजबूर फिर भी नोट टेकिंग कर रहे थे। सर देखिए मसला ये है कि जो अब बने हैं ना वज़ीर इत्तलात,
वो लेते नोट्स, इन्होंने तो हैंड ओवर करना है, ये देते नोट्स, ये उधर नोट कर क्या रहे थे? मेरे ख्याल में वो लिख रहे थे कि यहाँ कौन कौन से वुज़रा बैठे हैं जिनके साथ जरा जाके बातचीत की जाएगी, बात कर। सर देखिए, केयर टेकर के बाद भी आप क्लियर एंड तो नहीं हो जाता ना, आपने उसके बाद भी ताल्लुकात इन सबसे रखने। और मैं ये पहले भी कहता रहा था और मैं अब भी आपको कह रहा हूँ कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये अभी जा कहीं नहीं रही। इसके आपको ये सब चेहरे जो है ये कहीं ना कहीं आपको यूं यूं करके एक दफा नजर आते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे लिए मशले राह है कि आपने जिंदगी में एडजस्ट कैसे होना है। वाह सर वाह। तो सर ये रही बात हमारी SIFC, वैसे भी आप और मैं जो हैं जिस चीज़ के लफ्ज़ में फाइनेंस हो या फाइनेंशियल हो वो, और जिससे कोई ज़र मुबादला आना है, जिससे कोई बेहतरी होनी है और नोट आने हैं, हम साथ हैं। बिल्कुल सर आगे चलते हैं सर। डोनाल्ड लू साहब की बात कर लें। अब मेरे ख्याल में इस वक्त वो जितने भी अमेरिकी आपके लोग हैं का क्या होगा, वो टॉम क्रूज या ब्रैड पिट या शार्लीज थेरॉन के, डोनाल्ड लू मशहूर हो गए वहाँ पे। तो डोनाल्ड लू जी को एक कंग्रेशनल हियरिंग में उनको बुलाया गया। मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, लेकिन जब ये उधर वो लाइव कर रहे थे, हियरिंग चल रही थी, कोई एक अमेरिकन चैनल नहीं है जो उसको लाइव दिखा रहा, और तमाम पाकिस्तानी चैनल लाइव दिखा रहे थे। सर उनके हैं कुछ सी स्पैन टाइप चैनल, लेकिन वो कुछ देखता नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम तो देख रहे सर। अच्छा सर, इस कंग्रेशनल हियरिंग के इर्द गिर्द जो था बड़ा सीन था। ये ऐसे था, मतलब तकरीबन ऐसे था कि जी आपका कोई पार्लियामेंट के अंदर जो है कोई बहुत बड़ी कोई बात होने लगी है या कोई बहुत बड़ा खिताब है, या ऐसे के जो बानी पीटीआई माजी में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब वो कि जी वो आ रहे हैं पार्लियामेंट, आते कम थे ना, तो वो आ रहे, तो ये उस तरह का कोई माहौल बना हुआ था। अच्छा हुआ ऐसे कि इनसे मतलब बहुत सारी लंबी तवील एक गुफ्तगू थी, जिसके अंदर मैं उसको ज़रा खुलासा अगर पेश करूँ तो दो मेजर पॉइंट्स थे। एक इलेक्शंस की हद तक उनसे बातचीत की गई, और दूसरा उनसे वो जो मरासला साइफर था उसकी हद तक सवाल जवाब किए गए। तो इलेक्शन की हद तक तो उन्होंने बड़ा दो टोक किस्म का जवाब दिया कि जी देखें, हमें ये चीज़ हमें नज़र आती है कि इलेक्शंस के अंदर कुछ मसले मसाइल थे, और ये वो डोनाल्ड लू साहब नहीं, यहाँ पे भी बहुत लोग जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी के भी इलेक्शंस के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन ECP जो है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और उनको इसके ऊपर कुछ इकदाम लेने चाहिए ताकि ये रिजर्वेशंस जो है क्लियर हो। मैं ज़ाहिर है उनकी एग्जैक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। और उन्होंने ये भी दोहराया इसके अंदर कि अगर तो ये जो इल्ज़ामात हैं और ये सारे खदशात हैं इनको ठीक नहीं किया जाता तो फिर मसला हो सकता है। हमारी 76 साल रिलेशनशिप है इस मुल्क की पाकिस्तान से, और उसके अंदर ये ना हो कि कोई ना कोई मसला हो जाए कि हम ये कहें कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए। कहा नहीं उन्होंने कि ये ना हो। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो थी उसके ऊपर उनका बयानिया जो था वो वही है जो हमेशा से था साइफर केस के ऊपर, कि जी ये तब भी कंस्पिरेसी थ्योरी थी, ये आज भी कंस्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ना हुआ है, ना मैं कभी कहूँगा कि हुआ है। और शिकायत भी उन्होंने लगाई कि इस सब के बाद मेरे ऊपर खुद मेरी ज़ात पे और मेरे ख़ानदान पे, मेरे बीवी बच्चों पे भी डेथ थ्रेट्स भी पहुँची, और जो गलत है नहीं होना चाहिए, और पुलिस को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो ये सारा सर किस्सा था, और इसके अंदर और भी चीज़ें आप अभी डिस्कस करते हैं। हाँ मतलब सॉरी, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है थ्रेट। हम इसलिए हंस पड़े कि हम जो है वो मतलब समझते हैं कि जैसे इधर माहौल चलता है कि कार मैकेनिक को भी हम कहते हैं कि वेख लांगा, तो हम उधर जो है वो डोनाल्ड लू को भी कह देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन खैर बुनियादी खाते में नहीं रखा डोनाल्ड लू को, ये आप कह रहे हैं। बुनियादी बात ये है कि इस इवेंट के बाद ना PTI वाले भी विक्ट्री लैप ले रहे हैं और PMLN वाले भी विक्ट्री लैप ले रहे हैं। PMLN वाले विक्ट्री लैप ले रहे हैं कि जी वो देखो उसने कह दिया है कि साइफर तो झूठ था, और PTI वाले विक्ट्री लैप ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी देखिए हमने कितना शोर मचाया है कि उसको हेयरिंग पे आना पड़ गया। बुनियादी बात ये है कि मुझे तो इस सारे की समझ ही नहीं आती कि ये हुआ क्या है। मतलब उसकी वजह ये है कि वो तो मतलब अगर उसकी ये ख्वाहिश थी भी, मतलब हम अगर ये फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लें कि ये साइफर एग्जिस्ट करता था, वो अगर उसकी ये ख्वाहिश थी भी और उसने वहाँ पे किसी को बता भी दिया था कि जी हमें नहीं पसंद आपका प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो भी चेंज आया है वो तो यहाँ से आया है ना, इंटरनली आया है। तो आप इंटरनली इसको डील करें। वो तो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते रहेंगे बाहर। मतलब इंग्लैंड में भी 75 लोग होंगे जिनको ये हुकूमत नहीं पसंद होगी या पिछली नहीं पसंद होगी। इंडोनेशिया से 4 लोग मैं आपको ला देता हूँ जो कहेंगे नहीं ठीक, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर, लेकिन PTI मौकफ तो ये है ना जी कि अगर तो था ही नहीं कुछ तो फिर ये बैठ के क्यों बात कर रहा है। एक तो ये मौकफ है उनका, लेकिन जाहिर अगर था तो फिर वो किधर है? अभी तो मसला ये भी है ना कि वो गुमशुदा साइफर है तो उसका क्या करें। उसके अलावा जो अच्छा जो कुछ जो लोग उससे सवाल कर रहे थे ना, वो भी थोड़ा सा
मुझे ऑड लगा कि कुछ तो बड़े स्क्रिप्टेड किस्म के सवाल लग रहे थे जो उनसे पूछे जा रहे थे। मतलब उन्होंने एक सिनेरियो में जिक्र किया बानी पीटीआई का कि उनके बारे में कुछ सोचें, या उनको आपने बल्ला ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया। और दूसरे शायद उन्होंने वो जो अफरीदी साहब जो जेल में इतनी देर से, उनको भी लिंक कर दिया कि जी वो जो थे आप जेल में क्यों हैं, वो भी उनको भी, मतलब वो इस वक्त, मतलब वो सेनेटर इतना कॉन्फिडेंस है, वो सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई नहीं मांग रहा, वो अफरीदी साहब की भी रिहाई मांग रहा है इकट्ठे एक ही सांस में। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा ये भी देखा कि ये दो या तीन सेनेटर्स थे उसमें, ये ज़रा जो जिन्होंने चूज़ किया कि यार आप ये सवाल पूछ दीजिएगा, मतलब ये सुना है हमने कि ये हो जाता है ऐसे, वो बहुत बड़े इजराइल अपोलॉजिस्ट हैं और बड़े स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं इजराइल की ज़ायनिस्ट रजीम जो है उसको सपोर्ट करते हैं। तो जिन्होंने ये बात जो डंडोरा पीट रहे हैं कि जी देखें कितना सख्त सवाल पूछा डोनाल्ड लू से, उसका बैकग्राउंड तो चेक कर लो पहले। मुझे तो वो उस वाले भी नैरेटिव की समझ नहीं आती कि क्या हम गुलाम हैं। हाँ मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वासी साहब का आपने उठाया थोड़ा सा कॉल। वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। बात ये है कि हमने पैसे लेने उनसे, मतलब आप सोचो ये कि मतलब गुलाम शुलाम तो खैर आप इस सदी में क्या होता है, मतलब वो तो जो वर्कर है आपका, वो तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक तो फिर वो भी गुलाम है जो आपका एम्प्लॉई है। तो वो तो डेफिनेशन आप हर लिहाज से बदलते चले जा सकते हो। बुनियादी बात ये है कि हमने IMF से अभी पैसे लेने हैं और IMF में अमेरिका की बड़ी सह है। जी। तो उसके अलावा भी मतलब आप सोचो ये कि अमेरिका अगर आज हमसे इनडिफरेंट हो जाए कि यार बस ठीक है, आप को नहीं पसंद हमारी इंटरफेरेंस, तो बस ठीक है आप चलाएं, खुद ही चलाएं, हम नहीं है बीच में। तो इधर की मतलब यहाँ पे 5 घंटे लोड शेडिंग होती है गर्मियों में, तो लग पता जाता है 8 घंटे तक हमने देखी हुई है। आप इससे ज्यादा, और वो पीपल्स पार्टी हुकूमत थी जिनको जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करते रहे क्योंकि जो मुशर्रफ साहब से उनको मिला था, और उसको ठीक करने के चक्कर में उन्होंने बिजली तेल लगा के नहीं साड़ा और बिजली नहीं दी, और वो दिन और आज का दिन पंजाब में उनके बारे में कहा जाता है जी ये वाइप आउट हो चुके हैं। तो आप इमेजिन करो 9 घंटे इधर लोड शेडिंग हो जाए तो फिर इधर कौन सी पार्टी बचेगी सर। और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि हर चीज़ जो है उसका, देखिए इसके अंदर ये भी हुआ कि हमारे फॉरेन ऑफिस की भी स्टेटमेंट थी, और उसके अलावा कुछ फॉर्मल ब्यूरोक्रेट्स ने भी कहा कि हमारा सर झुक गया इस चीज़ से कि आपने पाकिस्तान को ऐसे ट्रीट किया जैसे को आपका एक छोटा सा एक और स्टेट है, तो आप ये बता दें वो बता दें। वो बात चले मैं उनकी समझता हूँ, बट ये भी तो माने ना कि ये जो जैसे PTI क्वार्टर्स जो हैं जो कह रहे हैं जी कि देखें जी हमने बुला लिया ना फिर डोनाल्ड लू को, तो भाई आपने इतना प्रेशर डाला तो उन्होंने फिर इस चीज़ को टेक अप कर लिया। उससे अगर आपका सर झुक रहा है किसी का और कोई मसला हो रहा है तो ये बात भी गलत है। बहरहाल सर इसके ऊपर हम मज़ीद इस चीज़ को आगे किसी और दिन हम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे कुछ सेगमेंट स्पोर्ट्स के ऊपर, यहाँ हमने जाना है ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपको कहा था कि हम आने वाले सेगमेंट्स के अंदर हम स्पोर्ट्स डिस्कस करेंगे। आज हमने शो पे बुलाया उसामा अहमद साहब को, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अली ने हालांकि मुझे कहा था उनको एक स्पोर्ट्स नर्ड के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन हम थोड़ा यूट्यूब और नेशनल टीवी का फ़र्क रख के उनको स्पोर्ट्स एनालिस्ट ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस उसामा। थैंक यू। सो आज हम तमाम चीज़ें डिस्कस करें। क्रिकेट ज़ाहिर है उसके अंदर होगी, लेकिन चूँकि उसामा अपनी एक्सपर्टीज़ तमाम स्पोर्ट्स पे रखते हैं, वेरी अन पाकिस्तानी, और क्रिकेट के अलावा हर चीज़ पे वो एक नज़र भी रखते हैं और उनका एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज जो कल के दिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ है पाकिस्तान और जॉर्डन का, जो कि पाकिस्तान हार गया। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि किसी को उसके बारे में पता ही क्यों नहीं था? जो सबसे बड़ी बात है कि वो यही है कि पाकिस्तानीज आर ऑब्सेस्ड वन स्पोर्ट नेशन के क्रिकेट, बट फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। और अगर मैं आपको बताऊं कि कल का जो मैच था वो दिन के 2 बजे था, रमज़ान में था, बट डिस्पाइट दैट 10,000 लोग मैच देखने आए हुए थे, विच इज़ लाइक फॉर अ स्पोर्ट अदर दैन क्रिकेट इज़ अ ह्यूज नंबर। तो जो पता होने की ना वजह थी वो ये थी कि फ़ुटबॉल जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में फ़ुटबॉल फेडरेशन बैन रही है पाकिस्तान में, बिकॉज फीफा के जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करते थे, बिकॉज फीफा इज़ अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ फुटबॉल, एंड फॉर दैट रीज़न जो है वो पाकिस्तान पे 2 साल का बैन लग गया था। पहले एक बैन 2015 से 2018 में लगा था, फिर दूसरा बैन जो है वो 2021 में लगा था, फिर 2022 में फाइनली जाके पाकिस्तान का बैन रिजॉल्व हुआ था, और फिर एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा की अपॉइंट हुई थी। वो जो फीफा अपॉइंटेड नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी उसको मैंडेट था कि वो फिर उससे रिलेटेड चीज़ें करे।
तो उसकी वजह से फिर अभी तक वो जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का प्रोसेस है वो चल रहा है। सॉरी कतकलामी माफ, यानी कि फीफा ने पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल उनके मैंडेट के नीचे जितने भी टूर्नामेंट्स और इवेंट्स और क्वालिफायर्स आते हैं हमें बैन ही कर दिया था बड़ी देर के लिए। अच्छा लेकिन ये भी सर ऐसी बात है जो यहाँ पे देखने वाले फुटबॉल बहुत है, मेरे ख्याल में मैं तो खैर उस तरह से नहीं देखता, मैं जिसको भी मिला हूँ उनको ये बात उन्होंने कभी नहीं की। सर इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बैन हुआ था पाकिस्तान, ये 2 दफ़ा बैन हुआ है, उनमें से एक दफ़ा जो है वो तोहफा मिला था हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट से। उसकी वजह ये कि उन्होंने बगैर फीफा से पूछे यहाँ पे इलेक्शन करवा दिए थे फेडरेशन में, और वो ये हुआ था कि उसी बॉडी ने टेक ओवर कर लिया था फीफा हाउस का, तो उसकी वजह से वो फिर जब तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी को वापस नहीं मिला तब तक वो बैन रहा, और वो फाइनली 2022 में रेवोकेट हुआ। ओके तो अच्छा, तो और कल का मैच जो था कल का मैच जो था, लास्ट ईयर पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला था, राउंड 1 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उसमें पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा कंबोडिया को हरा के वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के लिए क्वालिफाई किया है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ अ ग्रुप इन विच सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान एंड जॉर्डन की टीम्स हैं। तो लास्ट ईयर नवंबर में पाकिस्तान ने अपनी जो फर्स्ट 2 गेम्स थी वो सऊदी अरेबिया अगेंस्ट सऊदी अरेबिया में खेला था एक मैच जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान के साथ हुआ था, और अब ये उसी सीरीज़ का दूसरा लेग जो है वो चल रहा है, जिसमें अभी पहला मैच पाकिस्तान ने कल जिन्ना स्टेडियम में जॉर्डन के अगेंस्ट खेला है, जो कि पाकिस्तान 3-0 हार गया है। पर अगर कोई ये कह रहा है कि वो 3-0 पाकिस्तान हार गया है तो वो बुरी परफॉर्मेंस है, तो इट इज़ रॉन्ग। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है डिस्पाइट, क्योंकि जो पहले 2 गोल हैं वो तो पाकिस्तान ने पहले 10 मिनट में ही कंसीड कर दिए थे, और वो दोनों गोल ओपन प्ले से नहीं आए थे, वो आए थे मोर ऑफ फ्रॉम पेनल्टी एंड अ फ्री किक। सो उसके बाद पाकिस्तान ने टिल 90th मिनट उनको होल्ड ऑन रखा और कोई गोल नहीं करने दिया। तो फॉर अ कंट्री जिसके पास ना कोई फुटबॉल लीग है, ना कोई फुटबॉल का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उनके लिए ये रिजल्ट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा उसामा, नेशनल स्टेडियम जो है ये एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, ये कोई स्पेसिफिकली फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पे इंतजामात ग्राउंड ठीक है? नहीं, बहुत बुरा हाल है। ये तो अभी मैच शुक्र है कि पाकिस्तान में हो गया, वरना जो लास्ट ईयर जब पाकिस्तान ने कंबोडिया को होस्ट किया था और ताजिकिस्तान को होस्ट किया था, तो फीफा का ये था कि आपका जो पूरा स्टेडियम है उसमें सीट्स लगी होनी चाहिए, पर जिन्ना स्टेडियम के बहुत सारे स्टैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे सीट्स ही नहीं लगी हुई, और पाकिस्तान के जो जिन्ना स्टेडियम की फ्लड लाइट्स है उनकी ये सूरत हाल है कि वो लाइट्स नहीं फीफा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो जब वो फीफा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली लाइट्स नहीं है तो उसकी वजह से वो फिर अब ये डर था कि शायद लेगी पाकिस्तान से अवे चला जाए, इसी वजह से कल पाकिस्तान को दिन को मैच खेलना पड़ा, बिकॉज वो लाइट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स बोर्ड और फीफा पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है वो लाइट्स इंस्टॉल नहीं कर पाई। अच्छा ये तो चले ऑब्वियसली क्रिकेट इतनी यहाँ खेली जाती है, और हमने इस दफ़ा कराची स्टेडियम के हालात देखे हैं, तो फुटबॉल स्टेडियम से अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब टू पार होगा किसी इंटरनेशनल फीफा के स्टैंडर्ड का, तो वो आई थिंक ज़रा ज़्यादा हमने मांग ली आपसे। बट अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब फुटबॉल यहाँ पे एक ख़ास तबके में खेली भी जाती है बहुत ज़्यादा, और देखी तो उससे भी ज़्यादा जाती है, मतलब जितना यंगर लॉट अभी है, मतलब भाई यंगस्टर्स आई मीन किड्स जो कि अभी 5, 6, 7 साल के हैं और गोइंग अपवर्ड्स जो हैं, उनका जो हमारे ज़माने में एक होता था कि वसीम अकरम के साथ फैसिनेशन थी, वकार यूनुस, इमरान खान एंड ऑल योर अदर प्लेयर्स, सो अब फुटबॉलर्स जो है रोनाल्डो, मेसी वगैरह वो उनके सुपरस्टार्स हैं। इस सब के बावजूद भी हालांकि छोटे बहुत ही छोटे पैमाने पे जगह पे फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन अभी तक ये हमारे जो फुटबॉल फेडरेशन है और बाकी लोगों ने इस चीज़ को क्यों नहीं तस्लीम किया कि ये स्पोर्ट भी यहाँ पे टैलेंट निकल आ सकता है। अब वो लियारी वाले बॉयज़ थे कुछ जिन्होंने जाके आई थिंक बाहर परफॉर्म भी, हालांकि वो फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था, बट ऐसे क्यों है कि एक चीज़ जो हमें लगता है बहुत पॉपुलर है यूथ में उसको लेकिन तरजीह नहीं दी जाती है? उसकी वो यही वजह है कि एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जो फंड्स मिलते हैं लाइक गोल प्रोजेक्ट है फीफा का जो कि फ़ंड्स देता है कि आप फुटबॉल ग्रास रूट्स लेवल पे डेवलप करें, पर वो फंड्स ना ही कहीं यूज़ होते हैं। फीफा आपको पैसे देता है कि आप अपने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन करें और वो सब कुछ करें, तो उस वजह से जो वो पैट्रनेज है फुटबॉल को, जो कि शायद क्रिकेट को बिकॉज ऑफ कि क्रिकेट में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे, लाइक कारदार साहब रहे, फिर नूर खान थे, फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ आपको अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलते रहे, बट फुटबॉल को कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं मिल सके पाकिस्तान में जो कि फुटबॉल को वो पैट्रनेज या एक सिस्टम ऑफ पैट्रनेज क्रिएट कर दें जिसकी बेसिस पे फिर फुटबॉल का सिस्टम चल सके। और फिर अब पिछले तो 7-8 साल में आप 4-5 साल तो बैन रहे हैं, तो उसके बाद अब फाइनली जाके अब आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि आपने अभी जून में सऊदी अरेबिया को भी होस्ट करना है, उसके बाद फिर आपने एशिया, अगर आप
ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कोई मैच भी नहीं जीतते तो आप एशियन क्वालिफायर्स के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। एशिया कप जो 2028 में होना है तो उसमें जब आप क्वालिफायर्स के लिए चल देंगे तो उसके भी आपने कम से कम 6 मैचेस खेलने होंगे। तो अब आपके पास एक चांस है बेस्ट कि आप एक लीग क्रिएट करें पाकिस्तान में डोमेस्टिक, उसकी बेसिस पे फिर आप एक जो नीचे ग्रास रूट सिस्टम है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि लियारी के बॉयज़ जो हैं ये स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल कोई बाहर होती है उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये 2 दफ़ा मेरे ख्याल में रनर अप भी आए हैं। तो ये बच्चे इतने सालों से जो खेल रहे हैं ये अब तक मैच्योर होके मतलब प्रॉपर टीम में नहीं आए, अगर आए हैं तो ये इस लेवल पे परफॉर्म क्यों नहीं करते? एक्चुअली जो उसमें चीज़ है कि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं, जिस तरह सदाम है, वो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के लिए खेला है। लास्ट ईयर जो सैफ चैम्पियनशिप हुई है उसमें पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है उसकी 2nd पोजीशन आई थी, और ये डिस्पाइट हैविंग नो फैसिलिटीज़। तो इसी तरह मैदान और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ग्रास रूट्स पे फुटबॉल के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं अपने पर्सनली फ्रेंड्स को भी जानता हूँ जो कि लाहौर में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें 20-20 टीम्स होती हैं। उसमें उन्होंने 3 डिवीजन्स भी क्रिएट कर दिए हैं कि एक डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, डिवीजन सी है। इसी तरह कराची, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अपने तय काम कर रहे हैं, पर उनको कोई ऊपर से फेडरेशन के लेवल पे कोई पैट्रनेज जब तक नहीं मिलेगी, जब कोई उनका पाथवे नहीं बना होगा कि फॉर इंस्टेंस एक बच्चे को आप जो अंडर 16 है या अंडर 13 है या अंडर 19 है उसको आप कहें कि वो फुटबॉल क्यों खेले, क्योंकि जब तक वो प्रोफेशनली अगर उसको उसमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा या उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो वो क्यों उसको परस्यू करेगा। और कोई पाथवे सिस्टम ही नहीं है। बिकॉज फॉर इंस्टेंस क्रिकेट में तो आपके पास एक पाथवे है कि आप अंडर 16 खेलते हैं, फिर आप अंडर 19 खेलते हैं, फिर आप डोमेस्टिक, आपको पता है कि डोमेस्टिक का तो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा। बट फुटबॉल में वो लीग का क्योंकि आपका अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं मौजूद, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लेवल पे जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये फाउंडेशंस एक पाथवे बना देते हैं, बट उसके बाद आगे जब वो उससे क्वालिफाई करके नेशनल टीम या यूथ टीम्स होती हैं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती बिकॉज ऑफ बैन्स और फेडरेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, तो उसकी वजह से उनके लिए फिर कोई पाथवे ही नहीं रहता। और आप ये भी देखें कि जैसे आजकल दुनिया के जो 2 टॉप प्लेयर्स माने जाते हैं, मेसी और रोनाल्डो, अगर उनका बचपन और उनकी जो जिस एनवायरनमेंट में वो दे ग्रू अप और आप लिहारी वाले बॉयज़ का कर लें तो उसमें आप ये नहीं कह सकते बहुत वर्ल्ड्स अपार्ट था। वो भी एक पॉवर्टी एरिया से दोनों जो हैं उन्होंने आए। ऑब्वियसली उनकी अपनी फ़र्क सिर्फ ये कि उनका एक नेशनल एक हेरिटेज है पूरी फुटबॉल की, पोर्चुगल की भी और अर्जेंटीना की भी, और जिसकी वजह से वो दोनों जो हैं उसके अंदर टैलेंट की तौर पे वो स्काउट हुए और फिर उनको प्रीमियर लीग्स ने उठा लिया, डिफरेंट लीग्स में चले गए। सो पॉइंट जो आई थिंक उसामा क्रिएट करेंगे, अगर एक सिस्टम होगा तो ये बच्चे जो हैं जो 2 दफ़ा शायद रनर अप आए, शायद 1 दफ़ा जीते भी आए, आई एम नॉट मिस्टेकन, रनर अप रहे 2 दफ़ा, तो 2 दफ़ा रनर अप अगर रहे हैं, अगर आप तब नहीं पहचान रहे कि यार यहाँ पे एक टैलेंट एग्जिस्ट कर रहा है और उसको सिस्टमेटिक तौर पे नहीं कर रहे, तो मेरे तो ख्याल में ज्यादती है। और ये आप अगर फुटबॉल की हद तक अगर आप जरा लेफ्ट राइट हुए तो आप स्क्वॉश में देख लें। मैं खुद भी खेली हुई मैंने स्क्वॉश। मैं ये नहीं मानता कि इस पाकिस्तान में एक ही खित्ते से एक तकरीबन एक फैमिली से ही हमने 2 या 3 बड़े प्लेयर निकाले जिन्होंने वर्ल्ड डोमिनेट की। तो ये तो नहीं हो सकता कि उसके बाद वो उस खित्ते के अंदर स्क्वॉश का प्लेयर ही निकला उसके बाद। इसका मतलब है इंतजामिया में कोई मसला है। वो तो अली के साथ काफ़ी दफ़ा डिस्कस होता रहा है। वो आसिम खान एक प्लेयर है, वो अक्सर ट्विटर पे कंप्लेन करते रहते हैं कि जी मुझे फंड्स नहीं मिलते। इसी तरह और भी खिलाड़ी हैं, अभी हमजा खान जो वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से उनको थोड़ी बहुत आपने ग्रांट तो दी है, बट क्या आपको उनको जो ओवरऑल उनको सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उनका ब्रांड कैसे डेवलप करना है, वो सब चीज़ें नहीं अवेलेबल। और फुटबॉल की जहाँ तक बात है तो ग्रास रूट्स पे इंटरेस्ट भी बहुत है, लोग अपने तौर पे काम भी बहुत सारा कर रहे हैं, बट वो जब तक ऊपर से उनको पैट्रनेज नहीं मिलेगी फ्रॉम द फेडरेशन और डिफरेंट जो हमारे स्पोर्ट्स के करता रहता है, तो तब तक फिर फुटबॉल इसी तरह निगलेक्ट होती रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमें जो क्रिकेट में नज़र आती है स्पॉन्सरशिप, अगर पाकिस्तान किसी तरह फुटबॉल में अच्छा हो जाए तो जिस किस्म की स्पॉन्सरशिप फुटबॉल में है, क्रिकेट उसका इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा है। लेकिन स्क्वॉश ऑन दी अदर हैंड, क्या उसके अंदर भी स्पॉन्सरशिप्स बड़ी हैं? लाइक जिस तरह अभी बैंक अल्फला ने जो है वो स्पॉन्सर किया है हमजा खान को जो है, तो वो उसमें एक पर्सनल स्पोर्ट है, लाइक सिंगल एथलीट स्पोर्ट है, तो उसमें फिर वो एथलीट टू एथलीट डिपेंड करता है कि उस एथलीट की वैल्यू कितनी है एज अ ब्रांड, और उसमें वो कितना स्पार्क कोई ब्रांड देखता है, तो उस लेवल पे होता है। उसमें फिर वो एजेंट्स आ जाते हैं और आपकी पूरी स्पोर्ट्स की जो मार्केटिंग फील्ड है वो डिपेंड वैसे भी आई थिंक उस तरह से अभी भी मानी जाती है एक बहुत ही
सिलेक्ट फ्यू की अमीरों की स्पोर्ट है। हालांकि स्क्वॉश जो है उसकी जो ब्यूटी ये है कि मौसम की डिपेंडेंट नहीं है, किसी और चीज़ जब मर्जी जिस बड़े मर्जी मौसम में खेल लें। हाँ, उसकी चीज़ें उसकी इक्विपमेंट जो है वो अब महंगी हो गई है बहुत, जिस तरह की उसकी रैकेट्स हैं, बॉल भी अब यहाँ पे तो लोग जिनके साथ मैं खेलता था जो अब कोचेज़ हैं वो कहते हैं एक लेवल आया था जब हम बहुत अच्छे थे, पंजाब लेवल पे खेल रहे थे, उसके बाद हुआ ये कि हम बॉल नहीं अफोर्ड कर सकते थे। अब उसकी बॉल ही अफोर्ड नहीं कर सकता एक बंदा तो कुछ। अच्छा, वापस आते हैं फुटबॉल पे। हम बार बार फेडरेशन का जिक्र कर रहे हैं तो ज़रा उसका हम एक स्ट्रक्चर जो है वो उसको भी, ये एक फेडरल लेवल पे ऑपरेट करता है? नो, इट्स फेडरल लेवल पे नहीं है, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ये एंटिटी अलग है बिल्कुल। फीफा को मसला ये है कि गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अफेयर्स में। बट इसके अंदर सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो इनके सरबराह होते जो हेड होते हैं वो किसी सरकारी रूट से नहीं आते? नहीं, उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। आपके पाकिस्तान के जितने अभी जो है पाकिस्तान की फीफा फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जिसके पास दिसंबर तक मैंडेट है, उस दिसंबर के तक उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं। और इलेक्शंस में अभी जो है डिवीजन लेवल तक पूरे पाकिस्तान से जितने फुटबॉल क्लब्स हैं उनकी स्क्रूटनी हो रही है और उनका इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है। वो इलेक्टोरल कॉलेज फिर वोट करेगा फॉर अ चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और फिर उनके पास इख्तियार होगा कि वो क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं, फुटबॉल टीम का कोच कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, आपकी लीग किस तरह होगी, उसका क्या स्ट्रक्चर। ये जो है यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि खुद अपने इलेक्शन करवा के खुद अपने लोगों को रखते हैं और फीफा इनको रिकग्नाइज करती है। यस, बिल्कुल। तो ये तो देखें ना, एक लिहाज से पीसीबी से बिल्कुल ही बरक्स एक एंटिटी है, तो ये तो इनके लिए चीज़ ज़्यादा आसान होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो बाज ही नहीं आती बीच में इंटरफेयर करने या उसमें ये होता है कि जब सॉरी इंटरफेरेंस क्या है पाकिस्तान उसमें इंटरफेरेंस है कि जब कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, फॉर इंस्टेंस 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पीटीआई के सिलेक्ट फ्यू एमएनएस थे या जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो इंटरेस्टेड थे कि हमें फुटबॉल की जो फेडरेशन है उसमें स्टेक मिले। तो वो फिर गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है डिफरेंट तरीक़ों से कि वो इलेक्टोरल कॉलेज को मैनेज कर लें या और बोगस क्लब्स उसमें बीच में डाल लें और उस तरह की फिर चीज़ें करके, तो वो फिर फीफा उन चीज़ों को नहीं जाने देता। इसी वजह से आपको फिर वो 2 दफ़ा बैन का भी सामना करना पड़ता। राइट। तो अच्छा, दूसरा क्रिकेट पे आने से पहले हमने इसी शो पे डिस्कस किया था कि 2 और चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में होने को जा रही हैं। एक तो शायद हो गई या नहीं हो पाई, एक हॉकी के क्वालिफायर थे शायद, और दूसरा था साउथ एशियन गेम्स का भी कोई इवेंट्स यहाँ पे थे, या बल्कि शायद होस्ट कर रहे थे हम कुछ यहाँ पे। तो उसका क्या स्टेटस है? लाहौर ने साउथ एशियन गेम्स इस साल होस्ट करनी है, पर उसका स्टेटस ये है कि आपका पंजाब का जो पंजाब स्टेडियम है उसके फ्लड लाइट्स नहीं है, वहाँ पे आप फुटबॉल के मैच भी नहीं करवा सकते, बिकॉज जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का होम है वो निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, और निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही पंजाब स्टेडियम भी है। तो वहाँ की ये सूरत हाल है कि सिर्फ एक स्टैंड है जिसमें लोग बैठ सकते हैं, और लाइट्स जो हैं वो इतनी सब स्टैंडर्ड हैं कि आप वहाँ पे कोई चीज़ नहीं करवा सकते। तो इसी तरह जो आपकी गेम्स है उनका तो अब यही काफ़ी डेंजरस सूरत हाल है, बिकॉज आपसे शायद राइट्स जो हैं होस्टिंग के वो ले लिए जाएं, बिकॉज आपकी इनकॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की है कि आपने कौन से इवेंट्स करवाने हैं, कहाँ पे करवाने हैं, आपके पास स्टेडियम्स हैं, क्या ज़रूरत है, ये सब। और आइंदा भी आपको फिर तंगी होगी, कभी आइंदा आपको नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक हॉकी की बात है तो हॉकी का तो आप बताता चलूँ, आज ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि 2 पैरेलल हॉकी की फेडरेशंस भी बन गई हैं। यानी एक को शैला रजा, इतनी हॉकी है यहाँ पे कि 2 बनानी पड़ी, यानी कि जो पिछली हम जब मैनेजमेंट हो नहीं रही और हमने यहाँ पे 2 पैरेलल हॉकी फेडरेशंस बना ली हैं। एक को शैला रजा हेड कर रही हैं और दूसरे भी वो पीपल्स पार्टी के ही कोई हैं, उनका नाम अभी मेरे ज़हन से जी मैंने खबर भी पढ़ी थी। फर्स्ट वुमेन सो ये 2 पैरेलल बॉडीज हैं हॉकी की जो कि अब आ गई हैं। अब इसकी वजह से हॉकी में भी आप पे बैन लगने का चांस है कि फेडरेशन जो इंटरनेशनल, अच्छी बात है कि हम हॉकी खेलते ही नहीं तो अच्छा, ये तो मतलब ये दोनों जो बॉडीज हैं ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करती? नहीं, यानी एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। बहुत अच्छा। तो अब सर आपने ब्रेक तो नहीं ले ली कि हम क्रिकेट में चले जाएं? सर करें बात करें। अच्छा, क्रिकेट से मैं असल में चाह रहा था तमाम चीजें डिस्कस करके आराम से क्रिकेट की बात करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सो क्रिकेट पे अगर हम चलें तो अभी वो T100s के ड्राफ्ट हुए हैं जी, और उसमें 2 प्लेयर्स पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको पिक नहीं किया गया, जो कि बड़े मशहूर भी हैं। उनमें से एक बाबर हैं, एक रिजवान है। अच्छा, जाहिर है दोनों जो हैं वनडेज और टेस्ट्स, कभी उन पे कोई तनकीद नहीं हुई उनके प्लेइंग स्टाइल पे। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसपे आप, मैं, हम लोग तनकीद करते रहे हैं उनके प्लेइंग स्टाइल से, और हम पे बहुत हमारी ट्रोलिंग भी हुई है। लेकिन अब
दुनिया भी ये बता रही है कि उनका खेलने का तरीका इस फॉर्मेट के लिए ठीक नहीं है। तो क्या अब हम समझ सकते हैं कि ये बदलाव लाएंगे अपने अंदर? क्या हम समझ सकते हैं कि इनके फैंस इस बात को समझेंगे, या होपलेस है केस? लाइक जिस तरह अभी हमने PSL ख़त्म हुई है तो उसमें बाबर का तो आपको एक नज़र आया है कि उसने थोड़ी सी कोशिश की एटलीस्ट पावर प्ले में कि वो ज़्यादा एग्रेसिव होके खेले। तो इसी लिहाज से लाइक अगर अब जिन पे प्रेशर पड़ेगा कि आपने तेज़ खेलना है, आपने जो मॉडर्न क्रिकेट है वो खेलनी है, तो उसके बाद आप पे ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा कि आप जो नए बच्चे जिस तरह खेल रहे हैं, इस तरह साइम अयूब खेल रहा है या मोहम्मद हारिस खेल रहा है, जो फियरलेस अप्रोच है उसके साथ जब तक आप नहीं खेलेंगे तो आपकी टीम में जगह जो है वो भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जहाँ तक 100 की बात है तो 100 तो लाइक 20 ओवर्स से भी 100 बॉल्स है, तो उसमें तो जो रिजवान और बाबर का स्टाइल है वो हाई फंक्शनिंग एंकर वाला है। हाई फंक्शनिंग एंकर होते हैं कि जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं और एक डिसेंट स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं। पर इंग्लैंड तो वैसे ही होम ऑफ मॉडर्न क्रिकेट है, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न क्रिकेट है 2015 ऑनवर्ड्स वो इंग्लैंड नहीं हुई है, उसमें मॉर्गन और बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें उनके पास तो इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि बाबर और रिजवान वाला जो रोल है वो इनसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सॉरी आपको खटूंगा, हमने ब्रेक पे जाना है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन हमारे साथ उसामा अहमद साहब मौजूद हैं। हम क्रिकेट डिस्कस करना शुरू कर दी थी हमने, तो ब्रेक पे जाना पड़ा। हम बात कर रहे T100s की, जिसके अंदर अली और उसामा अग्री कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान जो उनको नहीं पिक किया गया, और उसकी वजह यही है कि थोड़ा उनका जो दुनिया अब कह रही है कि उनका शायद जो स्ट्राइक रेट वगैरह सब कुछ जो है वो कम है। ये तो बात रही। अब PSL अभी ख़त्म हुआ है, तो PSL 9 की बहुत सारी चीज़ें, जो मैचेस तो अपनी जगह वो तो सामने बताएंगे सारा कुछ, मैचेस के अलावा भी बड़ी चीज़ें हुई, कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ नारेबाजियाँ और सब कुछ, और ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है ठीक तरह से हो गया। तो अब आने वाले दिनों में अब इसके अंदर अगर कोई मेरे PSL 10 जो होगा उसे व्हाट्स न्यू, कोई जिद्दत आए, किसी किस्म की चीज़ है। आप और मैं तो बात करते रहते हैं कि कोई वुमेंस PSL भी शुरू होना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें। तो साहब आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए? उसमें तो सबसे पहले पाकिस्तान को स्केड्यूल फिगर करने की ज़रूरत है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान ने फरवरी मार्च में ही चैम्पियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है, उससे पहले पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ भी होस्ट करनी है, और PSL भी आप उसी ड्यूरेशन में करवाते हैं। तो उसमें फिर पाकिस्तान को अब ये फिगर आउट करना है कि पाकिस्तान क्या PSL को जो है उसकी विंडो चेंज करेगा और उसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले स्लॉट में ले जाएगा, बिकॉज ये क्लैशेस आएंगे फॉर्मेट के साथ, क्योंकि उससे पहले तो स्मॉग होता है। यस, और उसमें वो यही है कि उससे पहले IL T20 भी होती है, साउथ अफ्रीका T20 भी होती है, IPL भी जो है वो अपना इंक्रीजिंगली जो कैलेंडर है वो मार्च के स्टार्ट की तरफ लेके आता जा रहा है। तो वो पहले ही PSL को ये मसला है कि बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर्स कई ऑल लीग कमिटमेंट्स की वजह से या इंटरनेशनल टूर की कमिटमेंट्स की वजह से नहीं आते, तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एक नया विंडो जो कि सितंबर टू अक्टूबर है, उसमें और कोई लीग भी नहीं होती मेरे ख्याल से दुनिया में, और वो अच्छा मौसम भी अच्छा होता है पाकिस्तान में, तो वो एक विंडो है जहाँ पे पाकिस्तान शायद अब PSL को शिफ्ट करने की ट्राई करे। अच्छा उसामा, वो जो कराची में क्राउड कम आया उसकी बहुत तफसीलन हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल क्या ग्राउंड स्टाफ से आप खुश हो? जो पिचेस तैयार हुई उनसे आप खुश हो इस दफ़ा? लाइक उसमें थोड़ा कह सकते थे कि थोड़ी बेहतर हो सकती थी, और लाइक कराची की विकेट कुड हैव बीन बेटर, बट वो कराची में क्रिकेट ही इतनी ज़्यादा हुई है पिछले 4 महीने में, वहाँ पे लाइक 70 डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं। तो जब 70 डोमेस्टिक मैचेस एक पिच पे हो रहे हैं तो उसके बाद वो उसकी पिच पे एब्रेसिवनेस तो आनी ही आनी है। तो उसके अलावा पिंडी का जो सरफेस था उससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे कि टिपिकल पिंडी सरफेस नहीं था, जो कि इस्लामाबाद और मुल्तान वाले मैच में तो हमें नज़र आया, बट उसके अलावा और किसी गेम में ऐसा सच नहीं नज़र आया। तो बट उसमें थोड़ा मेरे ख्याल से सर्दी का इफेक्ट भी था कि सर्दी थोड़ी ज़्यादा थी, दैट्स वाई जो सीमिंग कंडीशंस थे वो ज़्यादा वहाँ पे थे, मॉइस्चर ज़्यादा था, इस वजह से हाई स्कोरिंग थोड़ी कम मैचेस मिले। बट ओवरऑल कज़ाफ़ी और मुल्तान के भी, मुल्तान के और कज़ाफ़ी के तो मेरे ख्याल से कंडीशंस जिस तरह पिछले PSLs में थे बिल्कुल वैसे ही थे। तो पिंडी वॉज अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज़ कि वहाँ पे जिस तरह वो
हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं, इस दफ़ा उस तरह नहीं हुई, कुछ मैचेस काफ़ी लो स्कोरिंग भी। अच्छा, मेरा एक सवाल, अब उसामा है तो फ़ायदा उठाते हैं मौके का कि अब आपने जैसे जिक्र किया, अभी ट्राई सीरीज़ भी एक आ रही है जो नकवी साहब थैंकफुली करवा के लाए, 20 साल बाद ट्राई सीरीज़। उसमें नकवी साहब का रोल नहीं, वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम में पहले से स्लॉटेड सर देखे ना सर, इंकशाफ। अच्छा, तो ट्राई सीरीज़ भी है, उसके बाद ये वही हुआ है जिस तरह उमर सैफ साहब पेपर ले आए हैं ना। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर वर्ल्ड कप, सब चीज़ें। तो आप PSL अब हो गया, आपके नज़दीक पाकिस्तान नेशनल साइड जो है उसकी ड्रीम टीम क्या है? उसकी ड्रीम टीम आपकी मतलब आपकी ड्रीम टीम। मेरी ड्रीम टीम अगर जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए आई कैन से दैट जो 11 की 11 है कि साइम एंड बाबर शुड ओपन फॉर पाकिस्तान, मोहम्मद हारिस शुड बैट एट 1 डाउन, शादाब खान शुड बैट एट नंबर 4, आज़म खान नंबर 5, इफ्तिखार अहमद नंबर 6, इमाद वसीम नंबर 7, शाहीन, नसीम शाह। अगर मोहम्मद आमिर को आप रिटायरमेंट से वापस ला सकते हैं तो मोहम्मद आमिर, वरना फिर वसीम। रिजवान आपकी लिस्ट में नहीं है? रिजवान विल बी इन द 15 बट नॉट इन द प्लेइंग 11। ओके, और मोहम्मद आमिर के बाद इब्रार अहमद। ओके, तो आमिर को अच्छा, आप 2 प्लेयर्स को वापस ला रहे हैं, आप इमाद को भी वापस ला रहे हैं और आप हासिफ को भी वापस ला रहे हैं। बिकॉज देखिए दोनों का PSL के बाद तो आई थिंक बनता है, बिकॉज एक तो कैरेबियन का एक्सपीरियंस है, आमिर का भी, इमाद वसीम का भी, और आज़म खान का भी, साइम अयूब का भी। साइम अयूब और आज़म खान की टीम तो जो लास्ट ईयर CPL भी जीती है, लाइक वो दोनों विनिंग टीम का पार्ट थे। सो ओवरऑल आपको एक तो उनका एक्सपीरियंस चाहिए, दूसरा आमिर इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉलर नाउ कि आप उसको डेथ में भी यूज़ कर सकते हैं। और वन ऑफ द इश्यूज़ लाइक जो शाहीन के साथ अभी नज़र आया PSL में भी, वो यही था कि उसको 11+ के इकॉनमी रेट पे डेथ पे रन्स हुए हैं, विच इज़ वेरी नॉट प्रॉमिसिंग फॉर पाकिस्तान। तो उसकी वजह से आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर अगर आमिर जैसा मिल जाए जो कि डेथ ओवर्स फिनिश कर सके, और उसमें आपको ये फ़ायदा है कि आप शाहीन को पावर प्ले में बेशक 3 ओवर करवा दें, और अब वो कैप्टन भी है, कैप्टन भी है हमारे। मुझे उसामा की एक बहुत पसंद है बात। उसामा कहता है कि T20 में बैटिंग एवरेज से ज्यादा फजूल स्टैट कोई नहीं है। इसको प्लीज एक्सप्लेन। Yes. और हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से एक्सप्लेन। बिकॉज उसमें यही है कि जो T20 क्रिकेट है उसमें आपने इम्पैक्ट मैटर करता है कि आप इम्पैक्ट कितना क्रिएट कर रहे हैं। तो वो एक 10 बॉल 30 जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है एक 50 से। सो और जो हमारे लोग हैं उनको बिकॉज टेस्ट क्रिकेट और ODI की वजह से आदत हुई हुई है कि जी एवरेज जो है वो मैटर करती है, बट एवरेज का मैटर नहीं करता, बिकॉज इम्पैक्ट आप कितना क्रिएट कर रहे हैं वो शायद आप एक रन आउट से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर दें एक 50 से। सो इसलिए ऐसे आप जब बैटिंग कर रहे हैं तो आपने ये नहीं देखना कि फॉर इंस्टेंस कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी एक 50 की है, वो उसने 29 बॉल्स पे की है 50, बट उसमें उसने पहली 15 बॉलें जो हैं वो उसमें 11 रन बनाए थे। उसके बाद बेशक उसने हिटिंग कर दी, बट उसने वो पहली 15 बॉलें ज़ाया कर दी हैं। जब आपने वो पहली 15 बॉलें ज़ाया कर दी हैं तो उसके बाद आप कैचअप क्रिकेट खेल रहे हैं बेसिकली, और आप उनकी वजह से दूसरे प्लेयर पे भी प्रेशर आ गया कि वो या तो विकेट गिर जाती है या आप वो जो मैक्सिमम टोटल है वो अचीव नहीं कर सकते। लाइक उसकी प्राइम एग्जांपल वर्ल्ड T20-21 का सेमीफाइनल भी है जो पाकिस्तान हारा था। पाकिस्तान ने वहाँ पे 170 किया था, बट ऑल्दो पाकिस्तान 5 आउट हुए थे, पाकिस्तान वहाँ पे 180-190 कर सकता था, और दैट माइट हैव बीन द विनिंग टोटल। सर उसामा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारा टाइम खत्म है, लेकिन बातें बहुत सारी रहेंगी। एक दफ़ा फिर हम उसामा को बुलाएंगे, जो बातें रहेगी फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ आपसे इजाज़त लेनी है, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।